नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोके और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन चुनावी मंसूबों की नींव बखूबी पड़ चुकी है वहां पर। देखिए, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं। ये वीडियो मुर्शिदाबाद के वीडियोस हैं, जहां पर टीएमसी के पूर्व सांसद हुमायूं कबीर ने, ये देखिए, खिचड़ी पकाई है और खिचड़ी पार्टी वहां पर चल रही है। ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहां पर बाबरी मस्जिद बनाए जाने का ऐलान किया है, जहां पर कहा गया है कि भाई बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। वहां हुमायूं कबीर जो है वो खिचड़ी पार्टी कर रहे हैं। अब इस खिचड़ी पार्टी से वो क्या संदेश देना चाहते हैं, ये थोड़ा समझ से बाहर है। यहां बाबरी की नींव रखी गई है। ये वो जगह, ये वो वीडियो है जब बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। यही वो जगह है जहां भी आपने खिचड़ी पार्टी होती हुई देखी थी। और अब तीसरी तस्वीर, तीसरा वीडियो आपको दिखाता हूं। ये है तीसरा वीडियो, जहां राम मंदिर बनाने का ऐलान किया गया है सनातनियों की तरफ से। ये आप देख सकते हैं कि जवाबी राम मंदिर की तैयारी, ये लिखा हुआ है इस पर, जवाबी राम मंदिर की तैयारी। यानी कि अगर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगी तो अब काउंटर में यहां ऐलान कर दिया गया है कि राम मंदिर बनाया जाएगा। हुमायूं कबीर ने आज नई बाबरी वाली जगह पर नमाज पढ़ी और खिचड़ी पार्टी रखी, आपने देखा। हुमायूं कबीर की बाबरी के जवाब में मंदिर की बात हो रही है। बंगाल के ही विधान नगर में राम मंदिर बनाने का ऐलान हुआ है। ऐसे में हम बहस कर रहे हैं। बहस जरूरी क्यों है, ये आपको बता दूं कि चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा है। मंदिर मस्जिद पर पार्टियां राजनीतिक फायदे के लिहाज से स्टैंड्स ले रही हैं। हुमायूं कबीर करोड़ों चंदे जमा किए जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा। पता नहीं कहां से उनके पास पैसा आ रहा है बाबरी मस्जिद के नाम पर। ऐसे में सवाल है, और सवाल क्या है? सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में नई बाबरी हो या मंदिर, क्या टारगेट सिर्फ चुनाव है? हुमायूं कबीर जिस तरह से चंदे जुटा रहे हैं, उसका हिसाब कोई लेगा या नहीं लेगा? कहां से आ रहा है ये पैसा? धर्म के नाम पर वोट बैंक तैयार करने के खतरे को राजनेता आखिर नजरअंदाज क्यों करते हैं? ऐसे हथकंडों से समाज के बीच जो दूरी बनती है, उसकी कीमत कौन चुकाएगा? और भी कई सवाल हैं जिन्हें आज डिबेट के दौरान टाल ठोक के उठाएंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों के पास जाने से पहले और उनका परिचय कराने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, जिससे मामला पूरी तरह साफ हो जाए। अरे हिंदुस्तान के आप मेरा निकाल दीजिए ना, मैं चला जाऊंगी, लेकिन ये पीछे नहीं हटेगी। लेकिन मस्जिद मेरा अल्लाह के घर है, इसीलिए दूसरा बार बना रहा हूं। बाबर के नाम के, बाबरी के नाम पर हिंदुस्तान में एक भी नहीं रहेगा, उसको तोड़ देंगे। राम का देश, राम प्रतिष्ठित होंगे और राम जहां चाहेंगे वहां ही प्रतिष्ठित होंगे। चलिए मैं परिचय करा देता हूं आज डिबेट में कौन कौन से गणमान्य मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर जफर इस्लाम आज डिबेट का हिस्सा रहेंगे। यहां स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता संजय कुमार यहां स्टूडियो में आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सीपीआई के नेता दिनेश वार्ष्णेय हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रोहन मित्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता, आज डिबेट का हिस्सा रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक बादल देवनाथ हमारे साथ आज डिबेट में मौजूद रहेंगे। नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार बादल देवनाथ जी। बादल देवनाथ जी, सबसे पहले आप ही का रुख करता हूं। टीएमसी से आपने नाता तो तुड़वा दिया हुमायूं कबीर का, लेकिन उनके पास बेशुमार चंदा आ रहा है बाबरी मस्जिद के नाम पर। और अब देखिए, मंदिर मस्जिद हो गया है वहां पर, अब राम मंदिर का भी ऐलान कर दिया गया है। सवाल यह है कि सरकार वहां पर अब भी टीएमसी की है, तो इसका संज्ञान तो सरकार को लेना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर कभी भी बिगड़ सकता है। गुड इवनिंग अनुराग जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी को मैं कहना चाहता हूं, ये राम मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी मस्जिद हो, कोई भी व्यक्ति बना सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डिबेट के पहले जो आपने कहा, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं कहता हूं सारे विपक्ष के खिलाफ अमित शाह जी ने
और मोदी जी है कि नहीं पता नहीं, वो देश के राजा है, उसके खिलाफ डायरेक्ट टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, व्यक्तिगत आक्रमण भाई नहीं राजनीतिक करूंगा। घटनाक्रम से बड़े बड़े एब्सेंट हैं आप, आपको पता ही नहीं मोदी जी हैं कि नहीं है, अमित शाह हैं कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, आपने सुना नहीं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उसके खिलाफ डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति हाँ। आपत्तिकर वक्तव्य और टिप्पणी नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दूंगा। लेकिन अमित शाह जी होम मिनिस्ट्री है, सारे विपक्ष के खिलाफ, अच्छा, सारे विपक्ष के खिलाफ उन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स करके पिछले बार 6,500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड फंड माध्यम से उन्होंने फंड एकत्र किया। लेकिन बंगाल में 300 करोड़ का प्रोजेक्ट डायरेक्ट हुमायूं कबर के एक मंच से बोल रहा 80 करोड़ रुपया एक संस्था देगा, और जिस होटल में कलकत्ता में है वो बीजेपी का घनिष्ठ एक व्यक्ति है, उसका होटल में वो ठहरे है। हैदराबाद से जो उनका सिक्योरिटी जो बाउंसर है वो भी बीजेपी का कोई घनिष्ठ लीडर है, उन्होंने बेचा है। पता क्या चलता है, 80 करोड़ रुपया कौन देगा? तो अमित शाह जी अभी चुपचाप बैठे क्यों है? इनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल उठाया बादल देवनाथ। सीधे सवाल लेकर जफर इस्लाम साहब के पास जाता हूं, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं बादल देवनाथ, हम करेंगे डिबेट इस पर, बहुत समय हमारे पास। ये बहुत अच्छा सवाल बादल देवनाथ उठा रहे हैं जफर इस्लाम साहब। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट, एक विधायक ऐलान कर देता है कि हम वहां पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वहां वो खिचड़ी पार्टी कर रहा है, नींव रख चुका है, आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? कहां है ईडी, सीबीआई, कहां से आएगा 300 करोड़? नहीं, इनके पास देखिए, अमित शाह जानते हैं कहां से आएगा। नहीं आंसर दे रहा हूं ना। बादल दादा आता हूं ये जो जी, अरे बादल बाबू थोड़ा सा धैर्य तो रखिए, जवाब दे रहा हूं। आपके ही पार्टी के वो विधायक है, टेम्पोररी आपने, अरे आपके, अच्छा बादल जी जब मैं कहूं तब करेंगे, जब मैं कहूं तब बरसिए। अभी जफर भाई को बोलने दीजिए। अच्छा ठीक, आपके पार्टी का उम्मीदवार था। अरे भाई आप अपने समय से अपने हिसाब से उनको नहीं, अपने हिसाब से, अरे चुप तो रहो, जानकारी के लिए आपको जानकारी है तो बहुत, आपके जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके जानकारी के लिए बोल रहा हूँ कि आप, अरे भाई आपको बोल रहा ना, आपने उनको निलंबित किया, अभी किया, लेकिन ये सब चाल जो है आपकी है, ये सब आप जो है काम कर रहे हैं। इसको नहीं तो अब तक आप जेल में डाल देते, क्यों नहीं जेल में डाल रहे भाई? अभी आप जेल में डाल दीजिए उसको। और इस तरह के लोग जो सुर्खियों में रहने वाले लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, वरना ऐसा छोटा मामूली इंसान जो है इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता है। ये इसको पता है कि कम्युनिटी का कोई सपोर्ट नहीं है, इसको कोई कम्युनिटी का आदमी नहीं बोलता कि बाबरी मस्जिद बनाने देंगे, ना चाहता कोई बाबरी मस्जिद का नाम लिया। क्यों बाबरी मस्जिद बनेगा भाई? बाबर कौन है जो बाबरी मस्जिद यहाँ बनना चाहिए? ऐसी बात जब है तो उसको कहीं ना कहीं इसको पूरे तौर चीजों को समर्थन जो है ममता बनर्जी का प्राप्त है। हम उस पर एक्शन लेंगे, सही समय पे सही एक्शन होगा। लेकिन ममता बनर्जी तो पार्टी से निकाल चुकी है उनको, जफर भाई पार्टी से निकाल चुकी है हुमायूं कबीर को। अरे पार्टी से निकाला ना, यही तो मैं बोल रहा आपको, पार्टी से निकालना थोड़ी इनका। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, पार्टी से निकालने का काम पार्टी के लोग करेंगे। मुख्यमंत्री का काम है हवालात के अंदर डालने का, क्यों नहीं डाल रही है? मैं पूछता हूं हवालात के अंदर क्यों नहीं डाल रही? अरेस्ट करो, ये गलत बातें कर रहा है, अरेस्ट करो, डालो इसको जेल में। किस आरोप में अरेस्ट करें? ये तो बताइए किस आरोप में अरेस्ट करें? मैं कह रहा हूं इसलिए कि ये जो है पूरा जो इनका जो प्लान है, हिंदू मुस्लिम एक जो है, इसको जो एकता जो है उसको भंग करने का, ये कहीं ना कहीं, और जो वहां पर जो इनकी जो पॉलिसी है तुष्टीकरण की, उसको कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि अगर आप वाकई इस पर एक्शन लेना चाहते तो आप इनके इरादे को पस्त कर देते और उनको डाल देते जेल में, और कहते बाबरी मस्जिद क्यों भाई? क्यों बाबरी मस्जिद? और क्या लेना देना बाबरी मस्जिद का? यहाँ कोई लेना देना नहीं। इसलिए सब काम जो बादल देवनाथ आपने सही कहा था कि कोई कहीं भी मंदिर बना सकता है, कानून के मुताबिक कोई कहीं भी मंदिर बना सकता है, जमीन खरीद करके, जमीन लेकर के, दान में दी हुई जमीन पर कोई भी मस्जिद बना सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों रखेगा उसका नाम बाबरी क्यों नाम रखा जाएगा? नाम तो आपत्ति तो नाम पर है भाई। मैं और इसके लिए जेल क्यों नहीं जा रहा हो? क्यों नहीं जेल में डाल रहे हो उसको? डालो उसको जेल में, तुम्हारी सरकार है वहां पर, डालो उसको, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारी बात। बादल देवनाथ एक छोटा सा काउंटर उसको डालो, घसीट के डाल दो। मैं कह रहा हूं, मैं रोहन मित्रा आपके पास कह रहा हूं, डालो उसको। ठीक है बादल देवनाथ, लोग जाफर जी और भाजपा के लोग यही चाहते हैं, अरे ममता दीदी इसको अरेस्ट करे बंगाल में। अरे भाजपा का और इसमें भाजपा का नहीं,
तुम लोग वही चाहते हो वहां पर। मैं कह रहा हूँ कि इसको डालो जेल में, तुम्हें हिम्मत है तो डालो उसको जेल में। तुम तुष्टिकरण क्यों कर रहे हो? डाल दो उसको जेल में। हुमायूं कबीर को मिले सारे। अरे भाई मैं तो सिंपल से बात कह रहे, आप में हिम्मत है कि तुष्टिकरण करने वाले हो। अगर हिम्मत है तो उसको जेल में डालो। ये पार्टी से निलंबित नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर किसकी बात है? लॉ एंड ऑर्डर किसके अंदर में? मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डालो उसको अंदर में। जब जेल में नहीं आप लोग डाल रहा है, आप ये डाल रहा है, ठीक है। ये डोंगी है, वैसा ये इसके बाद कहां से आ रहा है? ये सब डोंगी क्यों नहीं होगा? मंदिर कोई भी व्यक्ति बना सकता है, मंदिर कोई भी व्यक्ति बना सकता है। ममता दीदी ने जगन्नाथ मंदिर भी बनाया, महाकाल मंदिर भी बना रहा है, दुर्गा मंदिर भी हो रहा है, दक्षिणेश्वर मंदिर, कालीघाट मंदिर, तारापीठ मंदिर कितना सजाया, पूरा मंदिर कैसे सजा। आइए जगन्नाथ मंदिर देखिए, ममता दीदी ने माना। ठीक है, अच्छा नहीं समझ में आ रहा। नहीं बादल जी और जफर भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इतनी देर दोनों को इसलिए बोलने दिया कि कुछ समझ में आए। नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। दिनेश वाशनी अच्छा रुक जाइए, आप आपस में मत लड़िए भाई, रुक जाइए। दिनेश वाशनी, मंदिर हो या मस्जिद, सभी की आस्था उससे जुड़ी हुई है। हालांकि बाबर से किसी की आस्था नहीं जुड़ी है, खुद मुसलमान जो है बाबर से वास्ता नहीं रखना चाहते। लेकिन सवाल यह है कि अगर मंदिर बन रहा हो या मस्जिद, ये धर्म से जुड़ा मामला है या चुनाव से जुड़ा मामला है? 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैं आ रहा हूं जफर भाई, मैं आ रहा हूं। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड बोलूंगा, फिर नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है दिनेश भाई, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है जफर भाई बोलिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ, देखिए मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो या कोई भी धार्मिक स्थान बनने में किसी को सबको पूरे तौर से कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, उसमें कोई उल्लंघन नहीं। लेकिन अरे सुनो, एक बार बीच में चाय करते रहो। अरे चुप से रहो, सुनो पहले, बीच में हर बार टांग अड़ाने का जरूरत। ठीक है, इसीलिए जफर भाई मैंने कहा था मैं बाद में आता हूँ आपके पास, मुझे पता है अभी बादल भाई बोलने नहीं देंगे आपको। ठीक है, मैं आता हूँ। दिनेश वाशने, मंदिर हो या मस्जिद, पश्चिम बंगाल में अगर मस्जिद बन रही है तो, और अगर मंदिर बन रहा है तो, ये धर्म से जुड़ा मामला लगता है आपको या चुनाव से जुड़ा मामला है? अनुराग जी, ये 100% चुनाव से जुड़ा मामला है। हुमायूं कबीर के पहले बीजेपी से ही लिंक रहे हैं। ये क्या करेंगे? प्रेशर टैक्टिक्स और फिलॉसफी खेलते हैं। फिलॉसफी में, दर्शन में एक तंत्र होता है कि प्रेशर बटन दबाओ तो दूसरी तरफ से भी प्रेशर बटन दबेगा। ये दोनों साइड से इसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहेंगे। वो बीजेपी को भी सूट करता है और ममता बनर्जी को भी सूट करता है। इन दोनों को सूट करता है क्योंकि बंगाल की जनता आम तौर पे सांप्रदायिकता को पसंद नहीं करती है। और ये बार बार कोशिश कर चुके हैं पिछले 3 चुनावों में बीजेपी वाले। इन्होंने होलसेल में सेनाएं क्रिएट कर रखी हैं, कोई ना कोई एजेंडा ये लेके। ये कहीं पे भी आप देखिए चुनाव होगा, विदेशी हैं, बाहर करना है, हिंदू मुसलमान करना है, भाषा का मामला उठा देना है, खाने के आधार पे अलग कर देना है। बीजेपी का एजेंडा और होता है। और जो ममता बनर्जी मतलब दिनेश जी, आपका कहना है कि वहां मस्जिद भी बीजेपी के इशारे पर बन रही है और मंदिर का ऐलान भी बीजेपी के इशारे पर हुआ। मतलब आपका ये कहना है वहां बीजेपी मंदिर भी बनवा रही है और मस्जिद भी बनवा रही है। दूसरा जो है वो SIR के जरिए, ये SIR के खिलाफ जो वहां पे मूवमेंट है आम जनता में, उसको ये दबाने के लिए अब इन्होंने हिंदू मुसलमान का खेल खेलना शुरू कर दिया। अरे कोई बाबरी मस्जिद बनाए, कोई राम मंदिर बनाए, आपको इससे क्या मतलब है? आप अपना करिए। अगर वो लीगली बन रहा है तो बनने दीजिए, इलीगली बन रहा है तो डिमोलिश कर दीजिए। हुमायूं कबीर के यहाँ ED का ठेका मारिए। नहीं, लीगली भी बनेगा दिनेश वाशने जी, तो क्या बाबरी मस्जिद बनेगी? बाबरी मस्जिद बनेगी लीगली भी दिनेश वाशने जी। उसमें सुनिए अनुराग जी, हाँ, कोई भी आदमी अपने धर्म स्थल का कुछ भी नाम दे सकता है। पर बाबर धर्म से कैसे जुड़ गया? ये तो बता दीजिए, बाबर धर्म से कैसे जुड़ गया? नहीं, सुनिए। बाबर ना तो वो अयोध्या वाली मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, उस पर कुछ आयतें लिखी हुई थी। वो ना तो वो बाबरी मस्जिद थी, ना ये बाबरी मस्जिद है, ना राम मंदिर अयोध्या में, ना राम के कोई प्रूफ मिलेगा अयोध्या में जन्म हुआ। ये बीजेपी वालों को 2 सीट से यहाँ तक पहुंच गया उसको। अरे भाई आप बिल्कुल ही अपना लेफ्ट से भी यूटर्न मार के लेफ्ट होते जा रहे हैं आप तो। दिनेश वाशनी जी कैसे बयान दे रहे हैं आप? 10 सेकंड दीजिएगा मुझे अनुराग भाई। क्या गलत बोल रहा हूँ? उसके बाद वो अपनी बात रख। क्या गलत बोल रहा हूँ? 2 सीटें थी इनकी, राम जन्मभूमि की इन्होंने मूवमेंट चलाई, उसके बाद क्या हुआ? 2 से 1 कहां पहुंच गए आज? और हर चुनाव में ये करते हैं
चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान, कहाँ इन्होंने नहीं किया मुझे बताइए? हिंदू मुसलमान, अरे जन समर्थन को आप जन समर्थन से पार्टी बनी ना, बिना जन समर्थन के 2 से 180 हो गए। कोई जन समर्थन से नहीं बनी। अच्छा, वोट चोरी से बनी, आप भी कह रहे हैं? कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। इन्होंने हरियाणा में भी आपने 3 दशक से ज्यादा पश्चिम बंगाल में राज किया है, तो जन समर्थन के बिना कर लिया दिनेश वार्ष्णेय जी। किसने? आपने। हमने तो जन समर्थन के साथ किया। हाँ, हमने तो जन समर्थन के साथ किया। और इसके बाद इन्होंने कैसे हटाया? अरे वाह, आपकी सरकार जन समर्थन की, इनकी वोट चोरी की। मतलब दिनेश वार्ष्णेय जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं लेफ्ट के, मतलब आपसे इस तरीके के बचकाने बयान की मुझे उम्मीद नहीं थी। एस्टैब्लिश हो गया ये फैक्ट। अगर ये बात ही कौन सी अदालत में प्रूव हुआ है? कौन सी अदालत में प्रूव हुआ है? अरे अगर ये बात है तो हरियाणा की डुप्लीकेट वोटर्स, दिनेश वार्ष्णेय जी, डिलीशन डुप्लीकेट वोटर्स, वही महाराष्ट्र में डुप्लीकेट वोटर, एक घर में 600 वोट, एक घर में 900 वोट, खेल क्या चल रहा है? इसलिए तो एसआईआर हो रहा है। अरे इसलिए तो एसआईआर हो रहा है दिनेश वार्ष्णेय जी। आप गर्म पानी पीजिए। एसआईआर में भी शैतानी कर रहे हैं। आप गर्म पानी पीजिए, आपको खांसी, मौसम का असर है आपके ऊपर। मैं संजय कुमार जी के पास जाता हूँ। अच्छा जफर भाई आप बोल लीजिए। जफर भाई बोलिए। खत्म कर लो। हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा था, देखिए पूरी बात नहीं कंप्लीट कर पाया था कि मैं मस्जिद बने कोई दिक्कत नहीं, मंदिर बने कोई दिक्कत नहीं, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, लेकिन खास जानबूझ करके ऐसी जगह ऐसा नाम दे रहे हैं जहां पर बाबरी मस्जिद जो खास के फितना फैलाने का काम कर रहे हैं। और मस्जिद का मतलब क्या है कि आप वहां पर प्रेयर कीजिए, आपकी आस्था है, आप प्रेयर कीजिए, लेकिन ये प्रेयर का मकसद नहीं, ये इनका सब जो है ममता के इशारे पे ये कहीं ना कहीं तुष्टिकरण का मामला है। ये कैसे मस्जिद बनना चाहिए बताइए? और बाबरी नाम क्यों होना चाहिए? बाबरी नाम देते ही ये तुष्टिकरण का मामला है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जेल में क्यों नहीं डाल रही ममता बनर्जी? ये देखते बिहाल दे, अगर जेल में डालती तो मैं समझता कि इनके इरादे क्या है, लेकिन ये नहीं डाल के सिर्फ पार्टी से निलंबित किया तो समझ में आता है। पार्टी से निलंबित किया तो कोई गलत काम किया होगा, तो गलत काम किया तो उसके वजह से कानूनन आप उसको अंदर। बादल भाई आता हूं आपके पास, रुकिए बादल देवनाथ आता हूं आपके पास। उससे पहले अब मैं रोहन मित्रा के पास जाता हूं, कांग्रेस से हमारे साथ है। रोहन जी, जब राम मंदिर बन रहा था अयोध्या में तो एक मांग उठी थी, एक ग्रुप आया था जिसने मांग उठाई थी कि मंदिर की क्या जरूरत है, अस्पताल बना देना चाहिए, वहां पे कोई इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए। अब कोई नहीं कह रहा कि वहां बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए, वहां अस्पताल बना दो, वहां पर कोई इंस्टीट्यूशन बना दो। तो मतलब ये दोगली राजनीति क्यों कि अयोध्या में राम मंदिर बनने की जगह अस्पताल बनना चाहिए, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनती है तो उसे बन जाने दिया जाना चाहिए, वहां पर अस्पताल क्यों नहीं बने? अनुराग जी, सबसे पहले तो नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये जो आपने सवाल पूछा इसका मैं थोड़ा आपको बोलूंगा, थोड़ा रिसर्च आपका टीम को बोलिएगा, क्योंकि हमारे जो वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट है शुभंकर सरकार जी, उनका आप देख लीजिएगा, वो मीडिया में है, उन्होंने यही बात बोला था जो बात आपने कहा। तो मैंने इसीलिए तो ये सवाल आपसे पूछा है, रिसर्च मेरी पूरी है, रिसर्च मेरी पूरी है, तभी तो ये सवाल मैंने आपसे पूछा। कांग्रेस ने बोला है कि उधर पे हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए। उन्होंने, उनको जब ये सवाल पूछा गया था वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के सभापति शुभंकर सरकार जी को, उन्होंने यही बात बोला कि उधर पे मंदिर बनाइए, उधर पे हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए। ये मंदिर मस्जिद, देखिए मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, किसी का जमीन पे किसी को बनाना है, बना सकते हैं, लेकिन आज के दिन पे जहां पे मुर्शिदाबाद जैसे जिला में जहां पे बहुत आवाम है, उनके लिए एक अगर हॉस्पिटल या स्कूल बनाते। अच्छा रोहन मित्रा, ये बात अखिलेश यादव से कही आपने, जिन्होंने इतना बड़ा कृष्ण का मंदिर बनवाया है, कि आपने अखिलेश जी क्यों मंदिर बनवा दिया? ये आपके तो मित्र पार्टी है, वहां पर अस्पताल बना देते अखिलेश यादव वाला हूं। अभी मैं बंगाल के लिए बात करने आया हूं, जो मेरे पहले जो बीजेपी और टीएमसी के नहीं, आप बात कर रहे थे कि भैया आपके कांग्रेस पश्चिम बंगाल के नेता ने कहा है कि वहां पर मंदिर की जगह, मस्जिद की जगह अस्पताल बनना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में आपकी सहयोगी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, उसको आपने बताया, अखिलेश यादव जी से कहा कि कृष्ण मंदिर की जगह बनवा दीजिए ना कोई अस्पताल या इंस्टीट्यूशन।
जिस दिन वो सरकार में आ जाएंगे उनको भी बता देंगे सर। मैं तो अभी बंगाल के मुर्शिदाबाद तक ही रह रहा हूँ। तो अब सरकार में कहाँ है हुमायूं कबीर? अब सरकार में थोड़ा ही हुमायूं कबीर। नहीं, हुमायूं कबीर क्या है, उसका हिस्ट्री बहुत बहुत बड़ा हिस्ट्री है उनका सर। वो कांग्रेस से ही शुरू किया था अपना राजनीति, उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया था, फिर उन्होंने टीएमसी का हाथ पकड़ लिया, उसके बाद वो चौकीदार भी बन गए। और चौकीदार बनने के बाद भी ममता जी ने उनको लिया क्यों 2021 के इलेक्शन के टाइम में? क्योंकि उनको बंगाल का 2021 का इलेक्शन पोलराइज करना था, इसीलिए हुमायूं कबीर जैसा इंसान को लिया, इसीलिए कीर्ति आजाद जैसे इंसान को लिए है। और एक सेकंड सर प्लीज मेरे को खत्म करने दीजिए, मैंने आपके टाइम पे बात नहीं किया, मेरे को थोड़ा बोलने दीजिए, ये चीज अच्छा नहीं होता है, आप मेरे से सीनियर हैं। मेरा जो पॉइंट है, बोलने दीजिए, बादल दादा बोलने दीजिए। सही तरीका नहीं है बात करने का, मेरे को खत्म करने दीजिए, फिर अपना बात रखिएगा। मैं हुमायूं कबीर जैसा इंसान क्या है और बाबुल सुप्रियो जैसा इंसान क्या है पूरा देश का आवाम को पता है, लेकिन ममता दी और बीजेपी को ये जैसे इंसान को चाहिए जो बाबुल सुप्रियो और जो हुमायूं कबीर एक ही पहलू का दो मुद्दे हैं। ये आज एक दिन बीजेपी में है, एक दिन टीएमसी में है, एक दिन एमएलए इधर बनते हैं, मंत्री दोनों जगह पे बन जाते हैं। तो मैं अनुराग जी यही बात बोलना चाहता हूं कि बंगाल का राजनीति में आप सही पकड़े कि मेरे पहले दिनेश जी ने जो बोला एकदम सही बोला कि बंगाल का राजनीति में इश्यूज को हटा के ये धर्म का नाम पे राजनीति हो रहा है, इससे बीजेपी का बहुत फायदा है। और ममता जी ने ये इसी जगह से वो चाह रहे कि बंगाल में जो 30% के पास मुस्लिम पॉपुलेशन है वो उनकी तरफ सिर्फ वोट दे, यही राजनीति इसमें पावर में। ठीक है, बादल देवनाथ। अनुराग जी, ये बंगाल के लोग, बंगाली लोग जो राजनीति करते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में हो, बंगाल में हो, जिस राज्य में बंगाली है, ये लोग राजनीति इसका रग में है, ब्लड में भी है, खून में है। ये जानते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। वो ममता दीदी वो पहले पिच देख लिया और मैदान भी देख लिया, तुम खेलोगे तो हारोगे, यहाँ पर खेला होगा और भाजपा हारेगा। और ममता दीदी 2026 विधानसभा चुनाव में फिर एक बार चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री बन गए। ये मोदी जी भी जानते, किंतु अमित शाह जानने का कोशिश नहीं करते। अमित शाह को जानना चाहिए। और हुमायूं कबीर के खिलाफ बाबरी नाम 500 खुले में बॉर्डर से जो लेके है सबको निकाल दिया जाएगा। इसके खिलाफ केस कीजिए ना। भाजपा के लोग मालूम है कि ममता जी आने वाले हैं, तो ये नाटक क्यों हो रहा है? सब तो बादल जी ने बोल ही दिया अभी, भाजपा को केस करना चाहिए, इलेक्शन सेट है, इलेक्शन में बीजेपी को थोड़ा वोट मिलना चाहिए और टीएमसी को सरकार में रहना चाहिए। अरे बादल देवनाथ जी, आपकी बात सुनने में जितनी अच्छी है उतनी ट्रिकी भी है। संजय कुमार ये कह रहे कि ईडी सीबीआई कहाँ है? भाई लोकल इंटेलिजेंस तो बिठाएं ममता दीदी, जरा हुमायूं कबीर पे पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब। ममता दीदी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उल्टा बादल देवनाथ कह रहे हैं कि कहाँ है अमित शाह की सीबीआई, कहाँ है उनकी ईडी, पता क्यों नहीं लगाते 300 करोड़ कहाँ से आए? अनुराग भाई, मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, रुकिए बादल भाई आता हूँ, जो जेडीयू की ऐसे विषयों पर राय है वो बहुत साफ है कि ये जो मंदिर और मस्जिद का मामला है, जहां भी कंट्रोवर्सी किसी तरीके का हो रहा है, तो वो कानून से और कोर्ट के माध्यम से होकर गुजरना चाहिए, ना कि हम ये मीडिया डिस्कशंस के थ्रू या बादल जी जैसे लोग बैठ के इसको डिसाइड करें। अब बात रही कि आपने जो प्रश्न उठाया है, बिल्कुल ही सही प्रश्न है कि जब ये इनको इतना चुभ रहा है तो ये तो सबसे पहले लोकल मुद्दा है ना। अगर ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम हो रहा है तो इनको तो ये सूट कर रहा है, ये पूरा प्रॉब्लम इनको सूट कर रहा है। शायद राजनीतिक तरीके से ये चाह रहे हैं कि पोलराइज हो वोट्स, और इसी पोलराइजेशन जो है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। वो अगर विकास करना है, विकास राजनीतिक पार्टियों का काम होना चाहिए, विकास करना, विकास करवाना। अब ये सरकार चला रहे हैं बंगाल में, और अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो इनको ये देखना है ना। इसका मतलब है कि ये पार्टी है वहां पर इस चीज के, और ये उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो गलत बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये ईडी और इसमें सीबीआई कहां से आ गया? सबसे बड़ी बात है कि भाई आप लोकल गवर्नमेंट चला रहे हो, पुलिस आपके हाथ में है, इंटेलिजेंस आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है ये आपके फैब्रिक को सूट कर रहा है, आपके मॉडल को सूट कर रहा है, इसलिए आप इस पर आवाज नहीं उठा रहे। आपको अगर सूट नहीं कर रहा होता तो आप इस पर आवाज उठाते। आपको ये सूट कर रहा है इसलिए आप ये काम कर रहे हो, सीधा सीधी बात है। और ये गलत राजनीति है। ये राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं वहां पर बंगाल में, और जो होने दे रहे हैं,
ये बहुत ही गलत राजनीति है। इससे ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और समाज को बांटकर जो राजनीति की जाती है उस पर जेडीयू कतई विश्वास नहीं करती, हम कहीं उसको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, राकेश उपाध्याय भी मेरे साथ है। बादल दादा, आऊंगा मैं आपके पास। राकेश उपाध्याय, अब सवाल उठता है कि अगर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर हुमायूं कबीर ये सब वहां पर कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये सूट करता है मद्देनजर चुनाव के, तो फिर ममता दीदी भी तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं सिवाय टीएमसी से बाहर करने के हुमायूं कबीर पर। तो क्या इसका मतलब है कि ममता दीदी को भी सूट करता है ये? अनम्यूट करके बोलिए सर। बहुत धन्यवाद जी आपको मुस्कान जी। जी बोलिए। ममता दीदी जिस राजनीतिक बुनियाद पर खड़ी हैं उसमें उनका किला अब दरक रहा है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे उसमें बीजेपी की सीटें भले ही 2024 में बंगाल में घटी थी, वो 18 से 12 चली गई थी, लेकिन उसका वोट जो है 1% भी कम नहीं हुआ है। 39% लेकर बीजेपी खड़ी है और ममता दीदी भी 47 से 48% वोट लेकर के विधानसभा और कमोबेश लोकसभा में खड़ी रहती हैं। अब ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है इसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी, क्योंकि जो डेटा है हर विधानसभा और लोकसभा के बीच में, यानी 2019 में लोकसभा चुनाव था, 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ, तो वोटर की जो तादाद है वो 30 से 40 लाख वोटर हर चुनाव में बढ़ते रहे हैं, हर चुनाव के बीच में। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बाद 7 करोड़ 60 लाख वोटर हैं बंगाल में, वो जिन्होंने लोकसभा में जिनका नाम मतदाता सूची में प्रकाशित था। अभी एसआईआर के बाद हो क्या रहा है कि मतदाता सूची स्टैंड स्टिल है। अभी 2026 आ गया, चुनाव होने जा रहा है, तो ये मतदाता सूची में वोट बढ़ नहीं रहा है। हर चुनाव के बीच 40 लाख वोट बढ़ जाता था, इस बार 1 लाख वोट नहीं बढ़ा है अभी तक एसआईआर का जो डेटा सामने है। इससे जो हड़कंप मची हुई है, तो अब मुस्लिम मतों को एक मुश्त, कांग्रेस है, सीपीएम है और टीएमसी है, उनमें विभाजन अगर हो गया तो बीजेपी तो अपने आप रास्ता क्लियर करके लेके चली जाएगी, क्योंकि बीजेपी बहुत पीछे नहीं खड़ी है, ध्यान रखिए, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। इसलिए एसआईआर में जहां मृतक मतदाता, घुसपैठिए मतदाता और जो ये फर्जी मतदाता हैं, इनका नाम जैसे ही हटेगा, मतदाता सूची शुद्ध होगी, वैसे ही बीजेपी का रास्ता बंगाल में अपने आप साफ होने जा रहा है। इसी की घबराहट है। ये हुमायूं कबीर उसी का पौन है, एक प्यादा है। ये क्या बाबरी बनवा लेंगे? अरे बाबरी अब कभी नहीं बनेगी हिंदुस्तान में, भ्रम में न रहें। ये हिंदुस्तान अब वो नहीं रहा जो बाबर के समय ठीक है रहा था। और ठीक है, राकेश उपाध्याय लौटता हूं आपके पास। बादल देवनाथ, बाबरी अब इस देश में नहीं बनेगी, ऐलान कर रहे हैं राकेश उपाध्याय। अब सवाल ये कि हुमायूं कबीर प्यादा है, किसका प्यादा है? भारतीय जनता पार्टी का प्यादा है या ये टीएमसी का प्यादा है? नहीं अनुराग जी, सबसे बड़ा बात है, इन्होंने पत्रकार है, उन्होंने बता दिया, इनके सुप्रीम कोर्ट का तो निर्देश तो है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जो जिन लोगों का आपत्ति है, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, जिन लोगों का सबसे बड़ा आपत्ति है बाबरी को लेके, बाबरी नाम लेके, लेकिन ये लोग भी कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति मस्जिद बना सकते, कोई भी व्यक्ति मंदिर बना सकते। जैसे ममता दीदी ने जगन्नाथ मंदिर बनाया, महाकाल मंदिर, दुर्गा मंदिर, सारे मंदिर, तारापीठ, सारे मंदिर संस्कार कर दिया। कितना अच्छा किया पूरे बंगाल में। आप भी आगे आइए, मैं आपको खुद घुमा लूंगा पूरा बंगाल में। 10.5 करोड़ लोगों का 94 स्कीम का सुविधा मिल रहा है, 94 स्कीम का सुविधा मिल रहा है ममता दीदी का। ममता दीदी को सोचने का कोई जरूरत नहीं इस बारे में, लेकिन ये लोग चाहते हैं जब ममता दीदी एक्शन ले, ममता दीदी उसको अरेस्ट करे, ममता दीदी उसके खिलाफ कुछ करे, ये बार बार यही बोल रहा है। लेकिन जिसका आपत्ति है, जिन लोगों का आपत्ति, वो लोग कोई गिरफ्तार नहीं कर रहे, वो लोग कोई एफआईआर नहीं कर रहे। जब मुर्शिदाबाद में जो लोग राम मंदिर बनाए, वो लोग भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया, कोई भी कंप्लेंट नहीं किया पुलिस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अरे उनके ही सेंटिमेंट्स का फायदा तो उठाया जा रहा है। बादल देवनाथ, वो क्यों कंप्लेंट करेंगे? एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, वो क्यों कंप्लेंट करेंगे? और हिंदू मुसलमान के
बाद मुसलमान वोट डिवाइडेड हो जाए, हिंदू वोट डिवाइड हो जाए, ममता दीदी को कुछ नहीं मिलेगा। यही सोच है, कितना खराब सोच है, कितना नीच सोच है। इसमें कुछ नहीं होगा सर, इसमें कुछ नहीं होगा। ममता दीदी के पास 10.5 करोड़ लोग आए और ममता दीदी चौथी बार के लिए फिर खेला हो जाएगा, फिर खेला होगा और ममता दीदी 2024 में चौथी बार के लिए सीएम बनेगी। ठीक है जफर इस्लाम, एक बहुत बड़ा मामला है कि जो चंदा आ रहा है हुमायूं कबीर के पास, उसकी जांच कौन करेगा? ईडी सीबीआई का नाम तो ले दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी पर वहां की पश्चिम बंगाल बीजेपी दबाव क्यों नहीं बना रही है कि हुमायूं कबीर के चंदे का हिसाब लिया जाए कि ये पैसा कहां से आ रहा है? देखिए बादल देवनाथ कह रहे हैं ना चंदा देने वालों को आपत्ति है, न जमीन देने वालों को आपत्ति है, वहां हर कोई मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ खड़ा है, तो फिर दिक्कत क्या है? सबसे बड़ा बात है जिस होटल में कलकत्ता में वो भाजपा का लीडर का ठीक है, अब जफर भाई का जवाब। इसको रुकवाइए तो सही। देखिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि मंदिर हो मस्जिद हो उसके बनने में हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति यहाँ पर है कि वो जो समाज को तोड़ने वाला जो अप्रोच है हुमायूं कबीर का कि उसको बाबरी मस्जिद नाम देना, और ये पूरे सहमति से हो रही ममता के, तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात है और मस्जिद मंदिर की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। और लॉ एंड ऑर्डर जो है बंगाल में फेल हो चुका है और उसका एक और नमूना ये है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अरे चुप रहो तुम, बदलना दो, बोलने दो सबको। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि देखिए ये पूरा जो बॉर्डर जो है ना 2-2.5 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, हमने तो पूरी जगह बंद कर दिया। खाली एक बंगाल में बॉर्डर 500 किलोमीटर का बंद नहीं है, तो वहां से जो घुसपैठिया आते हैं इनको हर साल 40 लाख 50 लाख वोट बना देते हैं। इस बार वो नहीं होने दे रहे हैं। ये एसआईआर एक्सरसाइज से इनको तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है कि इनके एसआईआर एक्सरसाइज से होने वाली तकलीफ अलग मुद्दा है जफर इस्लाम भाई। अब यहाँ जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा है ये बिल्कुल अलग मुद्दा है, इसमें एसआईआर का क्या लेना देना है? जो लोग चंदा दे रहे हैं, जो लोग जमीन दे रहे हैं, देखिए दोनों मुद्दे मिले हैं भाई। अच्छा। इसीलिए तो कह रहा हूं ये सब देख रहे हैं, एसआईआर वाले मुद्दे उनके घुसपैठिया नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा समाज में इस तरह से बाबरी मस्जिद का करके लोगों को उत्साह के इस तरह का काम करे ताकि मुस्लिम समाज का एकजुट वोट उनको मिले। ऐसा नहीं होगा, इस तरह के समाज को तोड़ने वाली राजनीति नहीं चलेगी। पूरे तौर से घुसपैठिया को इस बार आइडेंटिफाई किया जाएगा और एसआईआर एक्सरसाइज के बाद ममता बनर्जी के जाने का रास्ता हो जाएगा। इसलिए देवनाथ जी आप खेला हो चुका है, खेला आप कर रहे थे ना, अब खेला आपके साथ हो गया है। अब आप नहीं टिकेंगे वहां, जरा से भी नहीं टिकेंगे। अब वहां उनको जाने का समय है और अपना घर संभालिए, जाने का समय है। अमित शाह स्वस्थ रहे, भला रहिए। अमित शाह को आप लोग देखिए, अरे अमित शाह जी तो बहुत स्वस्थ है। ममता बनर्जी देखिए जरा, उनका सेहत का ध्यान रखिए। भाषा खराब भाषा भी पार्लियामेंट में बोल दिया। ठीक है, 2 सेकंड चाहूंगा कि 2 सेकंड। ठीक है रोहन मित्रा, धर्म के नाम पर ये जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है पश्चिम बंगाल में, ये साफ नजर आ रही है, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नजर नहीं आ रहा है। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव सामने आएगा, पास आएगा, मुझे लगता है कि मंदिर और मस्जिद पर रार तनती जाएगी। आपको नहीं लगता कि इस मसले को अभी एड्रेस किया जाना चाहिए? जी एकदम करना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग कांग्रेस की तरफ से हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि ये धर्म का नाम पे जो राजनीति होता है इसमें फायदा सिर्फ बीजेपी को होता है और बंगाल में टीएमसी को हो रहा है। देखिए दो चीज, मैं जफर भाई को 2 चीज बोलना चाहता हूं कि वो घुसपैठिया हमेशा हर इलेक्शन में, झारखंड में भी बॉर्डर नहीं था लेकिन उसे उधर पे भी नैरेटिव था, घुसपैठिया आ गए थे। मेरा एक और सवाल है उनसे, जो मोतुआ कम्युनिटी, जो बंगाल का बड़ा मोतुआ कम्युनिटी है, जो बीजेपी के उधर पे अभी सांसद है, मंत्री भी है, सब कुछ है, तो वो लोग भी क्या घुसपैठिया हो गए? उन लोग तो आए थे कि 1970s के बाद, उन लोग को क्या कर रहे हैं ये लोग, बीजेपी के लोग? सुनिए, एसआईआर लेके जो कांग्रेस का स्टैंड है कि एक भी सही वोटर का नाम कटना नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोग देखिए जब से बंगाल के, आप बाकी स्टेट छोड़ दीजिए, बाकी स्टेट में एसआईआर के लिए एक्स्ट्रा दिन दे गए लेकिन बंगाल में नहीं दे रहे। लेकिन जब बंगाल का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, बंगाल में सबसे ज्यादा बॉर्डर है, बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठिया है, कभी कभी आपके टीवी डिबेट्स में आ जाते हैं कि बीजेपी वाले बोलते हैं कि बंगाल में 1.5 करोड़ के ऊपर घुसपैठिया है, लेकिन गुजरात में आपको ज्यादा टाइम मिलेगा लेकिन बंगाल में कम टाइम मिलेगा। एक और चीज आप समझ लीजिए, जब कांग्रेस या कोई और
इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, हम लोग पहले दिन से क्या बोल रहे थे कि बंगाल जैसे स्टेट इतने 7.5 करोड़ के ऊपर वोटर्स थे, आपका टाइम लिमिट बढ़ाइए, क्योंकि वो 1 महीने में ये काम होने वाला नहीं था। तो हुआ नहीं। पहले उन्होंने, हम लोग जब उनसे मिले भी थे तो उन्होंने हमको बोला कि आप हम लोग को थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि इतना कुछ हम लोग नहीं कर पा रहे थे। ये बात कांग्रेस ने पहले दिन से बोला। जब शुभेंदु अधिकारी उधर जाते हैं, जब शुभेंदु अधिकारी इलेक्शन कमीशन जो बंगाल के हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं, तब ये टाइम लिमिट 7 दिन बढ़ाए गए। उसके बाद BLA 2 लेके हम लोग क्या बोले थे, BLAs को लेके आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है रोहन भाई, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं मुद्दे पे लाना चाहता हूं। ये जब रिलीजन का मुद्दा होता है ना, इससे बाहर निकलने की जरूरत होता है, क्योंकि एक्चुअल मेन पॉइंट्स क्या है वो कोई बात नहीं कर रहा है। ये हुमायूं कबीर और बाबरी मस्जिद लेके बंगाल के लोग थक गए हैं। हुमायूं कबीर बंगाल का राजनीति में कोई बड़ा इंसान नहीं है, और ये बाबरी मस्जिद नहीं। मैं वही तो कह रहा हूं कि चुनाव आते आते बड़ा मुद्दा हो जाएगा, बड़ा मुद्दा हो जाएगा। दिनेश वाशनी जी, बड़ा मुद्दा कैसे नहीं है? वो कह रहे हैं 500 लोग जान देने को तैयार है बाबरी मस्जिद के लिए, कांग्रेस को लग रहा है वो बड़ा मुद्दा नहीं है। दिनेश वाशनी जी, नहीं तो डाल दो ना उनको जेल में, हुमायूं कबीर को। बोलो ममता बनर्जी, आपके तो एनडी ब्लॉक जी जी, आ रहा हूं जफर भाई, आ रहा हूं, रुकिए। क्यों नहीं डाल रहे जेल में? दिनेश वाशनी जी, आप लोग कुछ नहीं करके, लेकिन अनुराग जी देखिए, मैंने पहले भी कहा ये हुमायूं कबीर भी, हुमायूं कबीर। अरे बादल भैया रुक जाइए, बादल भाई रुक जाइए, रुक जाइए, हर एक किसी के बीच में नहीं बोलिए। अरे रे वो गरजते ही रहते हैं। हाँ ठीक है, अब दिनेश वाशनी जी बोलिए। जनता उनके साथ नहीं है, अनुराग जी, जनता उनके साथ नहीं है। पूरे देश दिनेश जी आप बोलना शुरू करिए। चाहे वो संत साधु हो जो वहां पे मंदिर बनवाना चाहते हैं, ये दोनों ही बीजेपी के प्यादे हैं। ये चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा ना उठे, महंगाई का मुद्दा ना उठे, पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों रुपए जो इन्होंने माफ किए बैंकों से, वो मुद्दा ना उठे। क्या कहते हैं, महिलाओं पे जो हमले हो रहे हैं उसकी बात ना उठे। ठीक है, बीजेपी वालों के 650 ठीक है, आप अपनी बात दोहरा रहे हैं दिनेश जी। मैं राकेश उपाध्याय का रुख करता हूं। राकेश उपाध्याय, ठीक है, वो मुद्दे ना उठे, इसलिए हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म करेंगे। ठीक है राकेश उपाध्याय जी, सवाल अब एक सीधा सा ये उठता है कि क्या बाबरी मस्जिद के जवाब में वहां मंदिर जरूरी है? मंदिर बनने का भी ऐलान हो चुका है। मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है, मुद्दा है मुस्लिम फंडामेंटलिज्म। ये फंडामेंटलिज्म बंगाल में एक्सट्रीम पर है। इसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज को गहराई से सोचना होगा। इसका क्या समाधान? मुर्शिदाबाद में, मालदा में जो घटनाएं घट रही हैं और जो हमारे बंगाल के ही पड़ोस में बांग्लादेश में जो हो रहा है, और उसका जो मैग्नीट्यूड, यहाँ का एक मेंटेलिटी क्रिएट हो रही है, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और इसलिए ये हुमायूं कबीर उसी को भुनाना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ही अलाउ नहीं करेगी कि बाबरी बनाए वो। अरे चंदे को लेकर मार हो जाएगी। क्या जमीयत उलेमा हिंद तैयार होगी? क्या नदवातुल उलेमा देवबंद तैयार होगा? क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड तैयार होगा? ये सब तैयार नहीं होंगे। ठीक है, अरे आप, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए फिर आप बोलिए। तो इसलिए ये मुस्लिम तंजीमों में ही टकराव हो जाएगा। अरे फिर आप अजीब बात कर रहे हैं। वामपंथ तो झूठ बोलता रहा इस देश के अंदर हमेशा से। वामपंथ की इच्छा है भारत का इस्लामीकरण हो जाए। बीजेपी के एजेंट हो, आप कोई पत्रकार नहीं हो। अरे ऐसा है ना, जो सच बोलता है सब एजेंट ही हो जाता है किसी न किसी का। आप सब पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ी दिक्कत है। पॉलिटिकल पार्टीज को दिक्कत ये हो गई है कि आपकी भाषा में बात करें। हम आपकी भाषा में बात नहीं करेंगे, हम देश के हित में बात करेंगे, हम नेशनल इंटरेस्ट में बात मत करिए। पर आप अपनी भाषा को देखिए और बीजेपी की लाइन ऑफ एक्शन को देखिए। आप बीजेपी का पॉलिटिकल स्टैंड देखिए, सेम है, बिल्कुल सेम है। आप एजेंट है बीजेपी के। बंगाल में समाप्त हो गए। बंगाली भद्रलोक ने आपको रिजेक्ट कर दिया। झूठ बोलते रहे आप लोग, इसीलिए कोई खत्म नहीं हुआ। बंगाल में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शांति से मेरे सुझाव को सुनिए, रणनीति बदलिए। आप लोग समय नहीं है मेरे पास। एक आखिरी कमेंट जफर भाई आपसे, जफर भाई आपसे कि अभी वहां कोई मामला बिगड़ा नहीं है, लेकिन हुमायूं कबीर ने कहा 500 लोग जान देने को तैयार हैं। मामला बिगड़ सकता है अगर वहां पर ममता दीदी की पुलिस, ममता दीदी का लॉ एंड ऑर्डर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो क्या करेंगे आप?
देखिए, मेरे ख्याल से आइडियली तो जो आर्टिकल 356 इजाज़त देता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसे हालात में जब लॉ एंड ऑर्डर पूरे तौर से बिगड़ जाए, जो बिगड़े हुए हैं बंगाल में और बिगड़ जाए, घुसपैठिए 500 बॉर्डर बंद नहीं कर रहे 500 किलोमीटर का, ऐसे हालात में आइडियली तो कांग्रेस पार्टी के समय में जैसे 356 का उल्लंघन होता था, यहाँ जेन्युइन तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए और सरकार को ठीक है जफर भाई, ठीक है। कुल मिलाकर के देखिए, राजनीतिक पार्टियां होती ही राजनीति करने के लिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि धर्म को उससे अलग रखना चाहिए, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मस्जिद, खासकर बाबरी मस्जिद और मंदिर का ऐलान हुआ है, ये अभी फौरी तौर पर राजनीतिक मुद्दा ही लग रहा है, राजनीतिक भावना से ओतप्रोत भावना ही लग रही है। मैं चाहता हूं कि राजनीति को धर्म को दूर रखना चाहिए। आप राजनीति कीजिए, पॉलिटिकल पार्टी है, जाहिर सी बात है, राजनीति आपका पेशा है, राजनीति ही आप करेंगे और राजनीति करने के लिए ही आपने पार्टी बनाई है, लेकिन धर्म को उससे दूर रखिए, जन भावनाओं को जो धार्मिक हैं उनसे दूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज तमाम पैनलिस्ट का डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।